हमारे बीच भीलवाड़ा के वरिष्ठ अधिवक्तागण मौजूद हैं और जो हमारे देश में नए कानून आए हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। ये बताएंगे हमें कि ये कितने सरल हैं और क्या इनमें नई कार्रवाई होंगी कि इन कानूनों को कैसे लागू होंगे। ये सारी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज भीलवाड़ा के वरिष्ठ अधिवक्तागण। आजादी ने अभी जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। भीलवाड़ा सिटी कोतवाली के एरिया में यदि कोई घटना हुई और उसमें यदि महिला उत्पीड़न से संबंधित धाराएं थी तो सिटी कोतवाली वाले मना कर देते हैं कि ये जो इसमें धाराएं हैं वो महिला उत्पीड़न न्यायालय से संबंधित है, महिला उत्पीड़न थाने से संबंधित है। तो वो पीड़ित पक्ष को इधर के उधर क्षेत्राधिकार के आधार पर घुमाते रहते थे और आदमी कई बार सोचता था कि अपराध तो मेरे खिलाफ हुआ है, मैं पीड़ित हूँ और पीड़ित को भी बहुत परेशानी होती थी। तो कम से कम 0 FIR के सिस्टम से एक फायदा होगा कि देश के किसी भी होने क्षेत्र में अपराध हुआ है तो उस क्षेत्र में वो पहुंच जाएगी और वहाँ का जो क्षेत्राधिकार लगता है वहाँ कार्रवाई होगी। 0 FIR का मतलब ही यही है कि जिस एरिया में अपराध हुआ है उस क्षेत्र के थाने में पहुंच जाएगी, वहाँ का थाना अधिकारी उसके अनुसार मामला दर्ज करके वो कार्रवाई करता रहेगा। तो आप केरल से भी भीलवाड़ा के अपराध की FIR दर्ज करा सकते हैं। यदि आपके पास सूचना है, तथ्य है, जानकारी है तो वो यहाँ आएगी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से और जिस क्षेत्र की घटना है वहाँ पे वो मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के लिए कार्रवाई हो जाएगी। तो ये एक अच्छा प्रयास है कि एक सबसे बड़ा फायदा है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से यदि FIR दर्ज होती है तो आपको थानों में FIR दर्ज कराने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, उससे भी आपको निजात मिलेगी। आपने देखा होगा कई बार वाहन चोरी की तो FIR ही दर्ज नहीं की जाती है, एक रजिस्ट्री अलग डाल दिया जाता है कि मिल जाएगी तो आपको सूचना कर देंगे। जो इंश्योर्ड वाहन होते थे उन्हीं की FIR काटी जाती थी। तो अब एक सबसे बड़ा फायदा है कि पुलिस दखलंदाजी योग्य मामलों में देश के किसी भी हिस्से में यदि अपराध होता है तो वो 0 FIR के नाम से दर्ज हो जाएगी और जिस एरिया में अपराध घटित हुआ है उस क्षेत्र में वो थाना अधिकारी उसको दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। ये फायदा और इसका लोगों को लाभ मिलेगा। 156(3) जैसे पहले केस होते थे उसमें अपना आप ही कटौती हो जाएगी। ये फायदा एक चीज मैं और चाह रहा हूं, दंड और न्याय व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये हिंदुस्तान का 130 करोड़ व्यक्ति है, जब तक उसको ये मालूम नहीं कर पड़ेगा कि कौन सा कार्य अपराध है और कौन सा कार्य अपराध नहीं। तो लोगों को सबसे बड़ी बात जो समझाना है, कई बार आदमी कहते हैं साहब मुझे ये पता होता है कि ये अपराध है तो मैं ये काम ही नहीं करता। तो सबसे बड़ा काम इस देश में करना है वो ये कि उन सब लोगों को ये समझाया जाए कि अमुक कार्य अपराध है और अमुक कार्य अपराध नहीं है। क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां और अधिकार बताना जरूरी है, अपराध क्या है ये बताना जरूरी है, इन अपराधों के लिए क्या दंड मिल सकता है ये बताना जरूरी है और सरल भाषा में बताओ। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता से लेके गांव का मजदूर किसान तक समझ जाए कि ये काम मुझे नहीं करना है और ये करना है। ये जानकारी हम जितना ज्यादा पहुंचाएंगे उतना ही अपराध कम होंगे और जो एक्सीडेंटल जो क्राइम करता आदमी बाय द वे मेरे से अपराध हो गया वो रुकेगा। ये समय महसूस करता हूँ। देखिए, जब मैंने वकालत शुरू की थी और एक क्लाइंट हमारे पास आया तो जहाँ अपराध घटित हुआ, जहाँ घटना घटित हुई वहाँ एक थाना था, मान लीजिए भीलवाड़ा पुलिस थाना, और जो जहाँ अपराध घटित हुआ उसके उस तरफ था प्रतापनगर थाना। वो बिल्कुल बीच का मामला था। तो इस थाने वाले ने कहा नहीं हमारे यहाँ FIR दर्ज नहीं होगी, आप उस थाने में जाइए। उस वाले थाने में जब पीड़ित गया तो उसको कहा नहीं हमारे यहाँ FIR दर्ज नहीं होगी, आप उस थाने में जाइए। वो घूमता रहा और उसको बड़ी मुश्किल से हमारे पास आने के बाद उसकी FIR दर्ज हुई। तो आज जो ये कानून बना है भारतीय न्याय संहिता, इसमें बाकायदा प्रोविजन है कि जिस प्रकार कहीं भी अगर मान लीजिए अपराध घटित हुआ और वहाँ वो FIR नहीं लिखवा पाए तो जहाँ वह रहता है वहाँ FIR दर्ज करा पाएगा और FIR दर्ज कराने के बाद संबंधित थाने में वो FIR ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी न्याय व्यवस्था हुई है। आज ऑनलाइन FIR की जो है इसमें न्याय संहिता में दिया गया है। जिस प्रकार व्हाट्सएप और ईमेल का भी इसमें उपयोग किया गया है तामील के लिए। जिस प्रकार आज NI के मामले चल रहे हैं, आज भीलवाड़ा में NI की 5 कोर्टें खुल चुकी है लेकिन तामीलें नहीं हो रही, लेकिन व्हाट्सएप और ईमेल को भी तामील का माध्यम माना गया है। अगर उसके व्हाट्सएप किया और ब्लू सिग्नल हो जाता है इसका मतलब उसको तामील हो चुकी है, उसको एक्स पार्टी ऑर्डर करके और फिर कोर्ट न्याय देने का काम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए काम किया जा रहा है। जो हमारे जेब में मोबाइल है उस मोबाइल का सदुपयोग हो, केवल
इधर उधर की बात करने के लिए नहीं, ये साक्ष्य में ग्राह्य होगा। अगर कहीं अपराध हो रहा, आपने वीडियो बनाया और वो पुलिस तक पहुंचाया, तो निश्चित रूप से अपराधी को सजा मिलेगी और उसमें आपकी भी भूमिका रहेगी। और बहुत ही अच्छी न्याय व्यवस्था और ये जो कानून बनाया गया है वो कहीं न कहीं न्याय देने के काम आएगा और आधुनिक भारत का निर्माण करेगा। उसके बाद इसका परिणाम आने में कुछ समय लगेगा, उसके बाद ही पता हम कह पाएंगे या पता लग पाएगा। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह भी कह पाना बड़ी जल्दबाजी होगी कि ये कानून गलत है या सही है। परिवर्तन संसार का नियम, जैसे मैंने पहले भी कहा था, और समय की मांग भी है। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तारीख पे तारीख, एक सामान्य बात, आम आदमी जो घबराता है न्यायालय से, पुलिस विभाग से, उसके लिए ये कौन तो थाना कचहरी जाए, थाने में जाए, फिर कौन कचहरी में जाए, कचहरी में जाने के बाद तारीख पे तारीख मिलती। तो हो सकता है कि नए कानून की मंशा यह है कि आम आदमी को जल्दी से जल्द सुलभ और सरल न्याय मिल सके। तो उसमें अगर हम नया जो लॉ प्रोसीजर आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें कई चीजें, तारीखों के मामले में ये कहा गया है कि अब मजिस्ट्रेट भी किसी मामले का जब विचारण चल रहा है तो 2 तारीख से ज्यादा नहीं देंगे। और दूसरी बात, जो एब्सकॉन्ड वाले मामले में हमारे साथी ने भी बताया मालूम है कि जिस तरह एब्सकॉन्ड अगर कोई एक्यूज होता है तो ट्रायल कंटिन्यू रहेगी। और रिमांड वाले मसले में मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बात अभी हमारे साथी सीनियर एडवोकेट ने बताई प्रहलाद जी, उसमें यह अमेंडमेंट किया गया है सर कि जो मामले पहले जिनमें 60 दिन तक सीआरपीसी में प्रोसीजर था कि कुछ मसलों में जिनमें 7 साल या 10 साल तक की सजाएं थी, इनमें 60 दिन के अंदर चार्जशीट पुलिस फाइल करती थी, और उससे ज़्यादा की सजा वाले मसलों में 90 डेज तक का प्रोसीजर था। तो रिमांड वाले प्रोसेस में भी अमेंडमेंट किया गया है कि पुलिस अब जो 60 दिन के मामले, जिनमें 60 दिन में चार्जशीट फाइल करनी है, 40 दिन तक अक्यूज की डेट ऑफ अरेस्ट से, उसकी डेट ऑफ अरेस्ट से लेकर 40 डेज तक बिफोर चार्जशीट जो फाइल करती है कोर्ट में, पुलिस उसमें उसका पीसी ले सकती है, यानी किस्तों में पीसी ले सकती है। ये उनको सीआरपीसी में, सॉरी, इसमें नए कानून में उसी लेट में कंप्लीट में, उसी को आगे बता रहा हूँ मैं, उसमें पुलिस को ये अधिकार वाइड लेवल पे दे दिए गए। तो यह अक्यूज के लिए थोड़ा सा, और प्रोसेस के लिए, कानून की प्रक्रिया के लिए, न्याय के लिए थोड़े से दुर्लभ है। लेकिन इसमें अगर वाइड लेवल पर अपन जाएंगे, डेप्थली जाएंगे, तो यह वापस जुडिशरी को राइट दिया गया कि वो पीसी किस आधार पर ग्रांट करे। एक जुडिशियल ऑफिसर, आप पहले ये होता था कि कंटिन्यूसली 15 डेज, एक बार जब अक्यूज अरेस्ट होता था तो 15 दिन के अंदर मुलजिम अरेस्ट होता है, उसके 15 दिन तक पुलिस पीसी ले सकती थी। और 2 दिन 3 दिन कई केसेज में, जैसे अनआइडेंटिफिकेशन वाला जो मैटर होता है, सामान्य भाषा में कहूँ तो अज्ञात के नाम से जो मुकदमा दर्ज होता, तो पुलिस उसे बापर्दा न्यायालय में पेश करती थी और उसको जुडिशियल जेल करके जेसी करवा के, आइडेंटिफिकेशन परेड करवा के, फिर उसके बाद वापस उसको पीसी में लेते थे। एक सामान्य प्रक्रिया थी। अब उसमें 15 दिन का जो प्रोसेस था, 15 दिन तक पीसी में लिया जा सकता था। अब इसी को 40 दिन और 60 दिन कर दिया कि एक बार अरेस्ट होने के बाद पुलिस उसको जेसी करवा सकती है, 40 दिन और 60 दिन के भीतर अलग अलग धाराओं के अनुसार वापस किसी को ले सकती है। लेकिन अल्टीमेटली पावर जुडिशरी को दिया गया कि आफ्टर 15 डेज अगर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पीसी चाहिए तो वो एक सेटिस्फैक्टरी कॉज बताएगा, जो उस अनुसंधान के अनुरूप हो। न्यायिक अधिकारी ये देखेगा, जांचेगा, पत्रावली देखेगा, फाइल लेकर तय करेगा कि हाँ वास्तविकता में जरूरत है। ऐसा मसला, ये अमेंडमेंट करने का मूल कारण ये था कि पूर्व में ईडी के कई मसले ऐसे हुए थे। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का एक उसमें लॉ आया था, ईडी के एक अक्यूज को जब सीबीआई अरेस्ट करती है, ईडी अरेस्ट करती है, तो अरेस्ट के 2 या 3 दिन बाद उन्हें हार्ट डिजीज होती है, हार्ट अटैक आता है, तो वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। हॉस्पिटलाइज होने के बाद तो 15 डेज उसमें निकल जाते हैं। तो फिर संबंधित एजेंसी कोर्ट गई कि साहब मेरे तो 15 डेज निकल गया, हमारे इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है। कई जो प्रक्रियाएं थी जिसमें अक्यूज लाभ उठा लेते थे, और कई प्रक्रियाएं ऐसी थी जिसमें पुलिस उनका दुरुपयोग कर लेती थी इन धाराओं का। तो मेरा ये अपना निजी मत है, निजी मत कानून के अनुसार इसका सार जो मैंने अभी तक कुछ हमने जो जानकारी ली है, पढ़ी है, तो ये आया कि दोनों को अलग अलग तरीके पे नियंत्रित भी किया गया है और सरलता प्रदान की गई। कहीं इस पे जो अपराध, जैसे आपने कहा कि पुलिस को वो दिया है कि उसके रिमांड का, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर के प्रेशर क्रिएट हो, दिख रहा है आपको ऐसा?
पहले ये होता था कि पुलिस कस्टडी में जब नियुक्त जब पुलिस रिमांड में होता था तो उसके जो अधिवक्ता होते थे उसकी जमानत का जो आवेदन न्यायालय में लगाना पड़ता है, प्रोसेस होता है। तो न्यायिक अधिकारी या कोर्ट ये कहते हैं कि अभी पीसी पुलिस कस्टडी में है, उस पर विचार नहीं किया जा सकता। अब ये होता है कि इसमें एक टेक्निकली जो प्रॉब्लम आएगी वो यह है कि जब उसको 3 दिन अक्यूज को अरेस्ट करने के 3 दिन के बाद पुलिस जुडिशियल कर देती है और एक उसका अधिवक्ता बेल एप्लीकेशन लगाता है, उसकी जमानत का आवेदन न्यायालय में लगाएगा, तो निस्संदेह एजेंसी, पुलिस एजेंसी कोर्ट में आकर ये हमेशा जैसे ही उसकी बेल का आर्ग्यूमेंट या प्रोसेस चालू होगा तो इन्वेस्टिगेशन जांच अधिकारी न्यायालय में आकर कह सकता है कि साहब हमें तो इसका रिमांड चाहिए, इसकी जमानत का जो आवेदन है आपकी निरस्त फरमाया जाए, क्योंकि हमें अभी इसकी पीसी में आवश्यकता पड़ सकती है। तो उस परिस्थिति में जैसा मैंने आपको पहले कहा था, ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। केवल और केवल पुलिस अधिकारी अपने इस जो भारतीय नागरिक सूची संहिता जो आई है इस प्रोसेस के अनुसार यह दुरुपयोग नहीं कर सकता कि अक्यूज को 40 दिन या 60 दिन तक जेल में रह सके। अल्टीमेटली जो सारे पावर है इसमें न्यायालय को अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। सवाल रह जाते हैं कि क्या ये अमेंडमेंट कितना आवश्यक है, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी इस देश के अंदर कि क्यों जब जरूरत नहीं थी तो उसकी पुरानी संसद को उठाकर नई संसद बनाई गई, क्यों जब 1860 में IPC बनी और आज वर्तमान का जो अपराध हो रहा है जिसको हम ATM की चोरी कहते हैं, वो ATM की चोरी भी उसी IPC से कवर हो रही। जितने समाज में क्राइम हो रहे हैं, जितनी नई डेवलपमेंट है क्राइम में, वो सारे उसी IPC से कवर हो रहे हैं। तो क्यों इस नई आपको कानून की आवश्यकता पड़ी? जो पुरानी प्रक्रिया संहिता थी, दंड प्रक्रिया संहिता, उससे सारी ट्रायल वगैरह कोर्ट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा था, तो क्यों आवश्यकता पड़ी? तो इसका जवाब ये नहीं हो सकता था कि हमने उद्घाटन किया है या कानून हमने बनाया है या संसद भवन हम लाए हैं, तो मात्र एक व्यक्ति की या किसी एक परिस्थिति को पुष्टिकरण करने के लिए कोई कानून की, नए कानून की इस समाज में आवश्यकता नहीं थी। फिर भी इस कानून में जो चीज़ नयापन हमें देखने मिला उसमें ये रहा कि जैसे मैं भारतीय जो पहले साक्ष्य अधिनियम था, इंडियन एविडेंस एक्ट कहते थे, उससे इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया। वो जैसे हम कहते हैं ना मदर ऑफ नेशन या फादर ऑफ नेशन, वैसे ही मदर ऑफ लॉ अगर किसी को बताया जाता है तो हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया जाता है। दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाएंगे, चाहे UK जाएंगे, US चले जाएंगे, साक्ष्य का जो परीक्षण की जो तकनीक होती है जिसके आधार पर न्यायाधीश न्याय के समीप पाते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं, तो साक्ष्यों के आधार पर जैसे सुसंगतता साक्ष्य, रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं, उनको तोड़ने मोड़ने की जो विधि है वो साक्ष्य अधिनियम है। उसमें जो इन्होंने अमेंडमेंट किया, अगर हम बहुत मोटे रूप से देखेंगे तो जो एक ही मेजर अमेंडमेंट नहीं कर पाए हैं, वो जो पहले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को पुरानी साक्ष्य अधिनियम में सेकेंडरी साक्ष्य माना जाता था, द्वितीयक साक्ष्य माना जाता था, उसको इन्होंने नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्राइमरी एविडेंस मान दिया है। पहले जब 65B का सर्टिफिकेट ये देते थे, 65B का सर्टिफिकेट को थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ। जहाँ पर भी कोई ऐसा व्यक्ति परिवार में किसी दृश्य को मोबाइल से हमने रिकॉर्ड किया है या कोई व्हाट्सएप का मैसेज है या कोई तस्वीर है जिसे हम एज ए साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश करना चाहते हैं, तो उस एविडेंस के पुष्टि के लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है कि ये जो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जो सारे विजुअल्स हैं, ये जो सारे मैसेजेज हैं, वो मेरे द्वारा संचालित कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा है, इसमें मेरी ही कस्टडी में ये चल रहा है। तो ये एक आपका उससे ये कंफर्मेशन हो जाता था कि आप इसकी कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं या मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। उसमें एक नई चीज़ डाल दी उन्होंने, हैश वैल्यू। अब क्या हुआ, 65B के सर्टिफिकेट में उसके दो प्रूफ होते हैं, एक तो जो देने वाला है और एक जो एजेंसी जिसको वेरीफाई कर रही है। तो आपने जो क्लिप दी, आपको उसकी हैश वैल्यू उसके अंदर इनपुट करनी पड़ेगी और उसी हैश वैल्यू को जो आपका अधिकारी है वो भी उसको करेगा, ताकि आगे जाके टेम्पर किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। तो इस साक्ष्य अधिनियम में आपके ये मोटा अमेंडमेंट है। इसी प्रकार अगर हम इंडियन जो नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे, जो 1973 आदरणीय हेमंत जी ने बताया, उसको आज वर्तमान में नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम कहा गया। तो उसमें भी अगर बहुत मोटा हम देखें तो 100 सालों में जो हिंदुस्तान की न्यायपालिका ने जो कुछ परिवर्तन किए, जैसे मैं एक बेसिक परिवर्तन बताता हूँ कि पहले CRPC में 154 के अंतर्गत हम FIR दर्ज कराने की जो धारा है, तो यहाँ पर पहले FIR 154 में दर्ज होगी, जहाँ पर संबंधित भारत साधक अधिकारी पुलिस स्टेशन का उस FIR को पंजीबद्ध करने से इनकार कर देता था, तो उसके पास में प्रोविजन था कि वो SP के सामने पेश हो जाते थे और SP साहब के हस्तक्षेप के बाद में वो मुकदमा दर्ज हो जाता था।
अब जहाँ एसपी मुकदमा दर्ज नहीं करता था उसमें क्या स्थिति रहती थी, तो उसमें कोई लिटिगेशन नहीं था, लेकिन उसमें ललिता कुमारी वाले जो सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजमेंट थे उसमें यह था कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, 154 मजिस्ट्रेट के पास कोग्निजेंस का अधिकार है, तो उसको इन्होंने इसमें कानून बना दिया। यदि अब अगर आप संबंधित थाने का भारत अधिकारी आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा तो आप संबंधित पुलिस अधीक्षक के पास में जाइए, वहाँ पर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय उसकी स्टेटस रिपोर्ट मांगेगा और वो एफआईआर दर्ज होगी। अब 154 दर्ज कैसे होती थी, उसके दो प्रारूप थे। पहला था बोल के सुन के, जो पीड़ित व्यक्ति था, क्योंकि हमको पता था कि हम 200 सालों की गुलामी के बाद में आज़ाद हुए हैं या हमने लंबा संघर्ष किया, तो इतनी साक्षरता रेट नहीं थी, तो ये कहा जाता था या तो आप लिख के दे दीजिए या आप बोल दीजिए, तो संबंधित थाने का जो अधिकारी होगा जो मौके पे बैठा है वो उसको लिख देगा और आपके हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी कर लेगा। तो ये दो रूप हुआ करते थे एफआईआर दर्ज कराने की। अब इसमें एक तीसरा भी माध्यम जोड़ दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वे। अब आप एसएमएस के थ्रू, मेल के थ्रू, उसको भी इस कानून में इन्होंने साथ में ले लिया है बीएनएसएस के अंदर कि आप जरिए मेल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंदर से भेज सकते हैं, लेकिन आपको 3 दिवस के अंदर आपको वहाँ पे जाना होगा और उसको एफआईआर में जो पीड़ित होगा उसको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। एक सबसे जो अच्छी चीज़ जो मैं मानता हूँ इस कानून की, हर चीज़ का कोई अच्छा पहलू भी होता है। हमने सुना था कि विजय माल्या या मोदी, जो नीरव मोदी, ऐसे बहुत सारे लोग जो भगोड़े हो गए थे, तो एक नया वर्जन दिया ट्रायल ऑफ एब्सकॉन्डा। पहले क्या होता था साहब, नहीं होता था, 50 साल से मुकदमे चल रहे थे, निस्तारण नहीं होते थे। न्याय का एक सिंपल लॉजिक ये था कि भले ही 100 गुनहगार छोड़ जाएं, लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईमेल वगैरह से, तो ये क्या लोगों को इससे सहूलियत मिलेगी या और कुछ इससे परेशानी बढ़ेगी? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा सरल भाषा में बहुत सरल भाषा में कि 2014 में जब पहली बार ई पेमेंट की बात आई तो हमारी लोकसभा में सवाल उठा था कि देश में जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, गांव गरीब गुरबा जो हैं या किसान है, मजदूर है, वो इस व्यवस्था को में साथ नहीं हो सकते, समाहित नहीं हो सकते। लेकिन आज हम देखते हैं 21वीं सदी में तो हिंदुस्तान के अंदर वो सब लोग समाहित हो चुके हैं। तो इसके अच्छे पॉइंट भी ये है कि आज जैसे 0 एफआईआर, एक आपने सुना होगा सब्जेक्ट 0 एफआईआर, कि मतलब मेरे साथ यूपी में मिसकंडक्ट होता है लेकिन वहाँ व्यवस्था से मैं मुकदमा दर्ज नहीं करा पा रहा हूँ, तो जहाँ मुझे सुरक्षा मिलती है मैं किसी भी स्टेशन पर जाकर उस एफआईआर को लिख सकता हूँ और संबंधित थाने के अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि जहाँ पर ये अपराध घटित हुआ है वहाँ उसको भेजे और उसको पंजीबद्ध कराए। तो इसके बहुत फायदे भी हैं, हो सकता है नुकसान भी होंगे, पर मुझे फायदा नजर ज़्यादा आता है। ताकि एक हमारी क्या कहते थे ना, इन्होंने थाने में रिपोर्ट ही नहीं दी, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई मैसेज किया तो वो दस्तावेज हो जाता है और उसको आप मना नहीं कर सकते, उसको आप इनकार की स्थिति में नहीं आ सकते थे। और जो मैं ट्रायल ऑफ एब्सकॉन्डा कह रहा हूँ उसका ये पर्पस था कि पहले जैसे ही अपराधी ने जमानत जब्त कराई उसके खिलाफ ट्रायल रोक दी जाती थी और जब तक वो बाहर भग जाते थे, आउट ऑफ इंडिया भग जाते थे, तब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो सकती थी। तो इन्होंने इस नई धारा नई संहिता में ट्रायल ऑफ एब्सकॉन्डा लगाया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध विचारण चल रहा है न्यायालय में और वो जमानत जब्त भी हो जाती है तो भी उसका ट्रायल चलता रहेगा, उसको सजा हो जाएगी और 3 साल की अवधि में अगर न्यायालय में स्वयं उपस्थित होता है तो उसको वापस उसकी बात को सुनने का अधिकार है, अन्यथा उसको इस प्रकार के इसका फायदा वो नहीं उठा सकते। तो जो लंबी ट्रायल चलती थी 50-50, 40-40 साल से गुजर में पेंडिंग थे उसके निस्तारण नहीं सकते। इसमें जितना पावर मिलेगी पावर कम होगी। अगर हम कानून को सही ढंग से देखेंगे और हम अगर कानून को पढ़ेंगे तो वास्तव में पाएंगे कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कानून, जहाँ तक आपने बात की कि अपराधी में डर होना चाहिए और परिवार में विश्वास होना चाहिए, इसी को कायम करने के लिए बदलाव किए गए। आज आप जैसे कह रहे हैं कि मान लो किसी को निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इम्यूनिटी का जमाने और इसको ध्यान में रखते हुए हर चीज़ तय की गई कि छोटे अपराध है तो उसमें अगर उसको अपराधी को उतनी सजा हो जाए उसके बाद भी जेल में रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अपराधी किया तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मोड ही इसीलिए लाया गया है कि जो एविडेंस है वो एविडेंस के माध्यम से अपराध को साबित किया जा सके। पर आज हम देखते हैं जैसे महिलाओं को EFIR की सुविधा दी गई है घर बैठे, पर वो नहीं आ सकते, 24 घंटे में थाना अधिकारी घर जाएगा करेगा। तो ऐसे जो कानून बदलाव किए गए, सुप्रीम कोर्ट समय समय जजमेंट देता है, उन्हीं को अध्ययन करके तो कानून बदलाव किए गए। आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं तो हमें सोचना होगा कि किस तरह अपराधी को अंकुश लगाया जाए और किस तरह निर्दोष उसको बचाया जाए। हमें आज जो कोर्ट में बेस होने की छूट दी गई है, एविडेंस के बारे में छूट दी गई, आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप एविडेंस दे सकते हो, ये बदलाव जरूरी था ना। कहीं भी कोई किया गया तो ये नहीं कि न्यायालय नहीं, न्यायालय के पास पावर है, ऐसा नहीं पुलिस मनमर्जी कर लेगी। अगर ऐसा करेगी तो उसके खिलाफ भी उसमें प्रावधान किया गया। तो मेरा ये मानना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता थी और उसी आवश्यकता को ध्यान में कानून बदलाव किया गया। अब जहाँ दंड और न्याय का आपने परिभाषा किया, न्याय तो न्याय एक अच्छा वर्ड है। आज जब दिव्यांग और विकलांग था, वो दिव्यांग क्यों गया? एक आदमी को सम्मान देने के लिए किया गया। तो आज अपराधियों को ये भी नहीं कि हम आपको पकड़ लेंगे, लेकिन ये भी नहीं आप छूट जाएंगे।
मेरा ये मानना वर्तमान जो भी धाराओं में बदलाव किया गया है, जैसे आपने कहा कि एविडेंस एक्ट मजबूत किया गया है, सेकेंडरी एविडेंस को मान्यता दी गई, क्योंकि आजकल अपराधी को नए तरीके ढूंढ ले, तो जब नए तरीके ढूंढ लिए हैं और जो अपराध का प्रचलन बढ़ा है, क्योंकि अपनी जो मोबाइल लैपटॉप बढ़े हैं या इनमें अपराध बढ़े उनके लिए वो लाना पड़ा है, ये तो आदमी बच जाता है तो उनको मान्यता नहीं। तो मेरा ये मानना समय के साथ उसमें बदलाव किए, कुछ अगर होंगे तो उस पर विचार भी किया जाएगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता थी और इनके माध्यम से आज आम आदमी आराम से घर से निकल सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा भी मुलाजिम का एमएलए का जो मार्ग करना की पेमेंट था, तो हम उसको सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा, समय के साथ आगे बढ़ना समय के साथ तो आगे बढ़ना पड़ेगा। उसी का जो कानून तैयार किए गए तो उन्हीं के हिसाब से साक्ष्य को तैयार किया गया, नागरिक सुरक्षा संहिता की गई। तो मेरा ये मानना है वो सोच समझ के कि ये जो भी कानून होते हैं ये बाहर कौन से पीछे हम जाते हैं, क्योंकि लोग भी पढ़ते हैं, आराम में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में उनको इसकी जमा दिया जाता है। मेरा ये मानना है वो अच्छे कानून है। समय के साथ महिलाएं और दूसरे वो गवाहों को सुरक्षा प्रदान की गई है, उनको घर बैठे सुविधा भी दी गई है, वो सुरक्षा प्रदान की। मेरा मानना मेन एविडेंस होती है, एविडेंस में सारे अपराध दिखते हैं, तो एविडेंस जब गवाह को अगर मजबूती आपने देंगे, सुरक्षा नहीं देंगे, तब तक कोई अपराध साबित नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है तो अच्छे प्रावधान किए गए और समय के साथ कोई बात आएगी और देखिएगी उसको फर्क पड़ेगा इससे। एक तो सस्ता न्याय होगा या नहीं होगा इस पे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर शीघ्र न्याय होगा, सुलभ न्याय भी हो जाएगा। सस्ता न्याय करने के लिए सरकार को अपनी तरफ से जो विधिक सहायता है, लीगल एड्स की जो सुविधाएं हैं, लीगल अवेयरनेस की सुविधाएं हैं, उसको ज़्यादा प्रभावशाली और एक्टिव करना पड़ेगा। केवल कागजों में लीगल लिटरेसी प्रोग्राम चलाने से समाज में जागरूकता पैदा नहीं होगी, सहभागिता पैदा नहीं होगी, उनका उसमें इन्वॉल्वेशन या जुड़ाव नहीं होगा। लोगों को जोड़ना पड़ेगा कि ये तो अपराध है जो हमें नहीं करना है, ये काम है जो हमें करना है। अधिकार और दायित्वों के प्रति भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा।